वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है, नया चैप्टर का नाम क्या है? वर्णाश्रम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को ऊपर से कंप्लीट करते आ रहे हैं। ठीक है, हमने अभी लेटेस्ट में क्या पढ़ा था? कल रिपब्लिक कंप्लीट किया था। ठीक है, गणतंत्र के बारे में देखा था। और गणतंत्र किससे रिलेटेड था? रित सभा और समिति से। तो चीजें हम लोगों ने समझी थी कि रित सभा समिति में जो चीजें हुई थी वही चीजें क्या देखने को मिली हमको? गणतंत्र में देखने को मिली थी। क्योंकि गणराज की बात करें या गणतंत्र की बात करो तो सभा और समिति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, विदत भी पढ़ा था, पर हम लोगों ने ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करा था? सभा और समिति के ऊपर। क्योंकि समिति ही किसका चुनाव करती है? राजा का चुनाव करती है। और राजा अगर बोल सकते हो कि प्रजा के कारण चुन रहा है तो जो व्यवस्था है वो कैसी होगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। वही चीज को हम लोगों किसने कंप्लीट किया था? गणतंत्र में देखा था। ठीक है, तो कल के बोल सकते हैं, कल के टॉपिक से रिलेटेड ज्यादातर बोल सकते हैं कि हम लोगों ने लिच्छवीस, ये सारी के सारी जो महाजनपद थे या इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से गणतंत्र देश या राज्य हमको उस टाइम पे उपस्थित थे वो चीज पे हमने फोकस किया था। और एमपीपीएससी वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकती है, और वन आउट में पूछ लेगी कि इन चारों में से बताओ कौन सा गणतंत्र था, कौन सा नहीं था। ठीक है, तो जो हमको नोट्स में दिए गए हैं वो सारे के सारे रामायण से बोल सकते हैं, महाभारत से हमको धीरे धीरे उसको कवर अप करना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि रामायण के टाइम पे कितने थे, महाभारत के टाइम पे कितने थे। ठीक है, कौन कौन से गणराज थे, कौन कौन से राजतंत्र थे। तो इस तरीके से हम लोगों को चीजों को देखना था। ठीक है, अब वर्णाश्रम के बारे में देखते हैं, जो हमारा नया टॉपिक है। तो वर्ण आश्रम को स्टार्ट करो। तो वर्ण आश्रम से हमको क्या समझ में आता है? अगर वर्ण को अलग अलग करोगे तो वर्ण का मतलब बता के रखा है, हम लोगों को पता है। ठीक है, वर्ण आश्रम मतलब कि किससे रिलेटेड है? हमारे वर्ण सिस्टम से। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो हमको देखने को मिलती है उससे रिलेटेड है। अगर मैं इसको बात करूं तो अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा मैं? ये हमारा वर्ण है, प्लस इसको अगर मैं लिखूं तो आश्रम। ठीक है, वर्ण का मतलब हम लोगों को पता है। ठीक है, और अगर मैं इसको भी तोड़ने की कोशिश करूं तो कैसे तोड़ूंगा? आ प्लस श्रम। ठीक है, वो वाला आश्रम की बात नहीं कर रहा हूं अभी, जो हम लोग रिलेटिवली जो यूज करते हैं। अब इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे वर्ण का मतलब हम लोगों को पता है। आश्रम का अगर मैं तोड़ू तो आश्रम को कैसे तोड़ा? आ प्लस श्रम। और इसमें भी अगर मैं श्रम की बात करूं तो श्रम का मतलब कि कोई काम करना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। कि कोई अगर मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो मैं एक श्रम कर रहा हूं। वैसे ही अगर कोई बोल सकते हैं कि पंडित है, और पंडित अगर क्या कर रहे हैं? अपनी मतलब पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में भी एक तरीके से श्रम यूज होता है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे किससे रिलेट करा है? श्रम से इस्तेमाल किया। और अगर उसके आगे आ लग जाता है, कोई भी चीज के आगे अगर आग लग जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। कोई भी चीज बोल सकते हैं कि उसका मतलब बोल सकते हैं कि अपोजिट हो जाता है। अगर कोई श्रम कर रहा है और उसके आगे अगर मैं आ लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वो श्रम नहीं कर रहा है। बेसिकली यही चीज हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आश्रम को कैसे इस्तेमाल किया गया है? कि कोई भी इंसान अगर बेसिकली अगर एग्जाम्पल लेके देखो तो कोई भी इंसान अगर जब जन्म लेता है तो कोई श्रम करता है क्या? नहीं करता ना। तो इसलिए उस इंसान या जो भी इंसान पैदा होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आश्रम। ठीक है, और उसी टाइम पे उसका वर्ण के हम लोग वर्ण बता देते हैं, तो वही चीज मिलके क्या बन जाती है? वर्ण आश्रम बन जाती है। ये चीज क्लियर हो गई? श्रम मतलब कि कोई काम करना। पर अगर नवजात शिशु जब जन्म लेगा तो कोई श्रम करता है क्या? वो नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? आश्रम बोला जाता है। और उसी टाइम पर उसका निर्णय कर दिया जाता है ना कि वो किस वर्ण से बिलोंग करता है। ये चीज हमने देखी है ना बहुत से वर्णों में कि जन्म के आधार पर कर दिया जाता है। पर अगर वर्णाश्रम का मतलब देखो तो यही है रिलेटिवली। क्लियर हो गया कि कोई इंसान अगर बच्चा है तो श्रम नहीं कर रहा तो उसको हम लोग आश्रम के नाम से जानेंगे। और उसी टाइम पे लगभग उसका चयन हो जाता है वर्ण का, तो इसलिए ये इसी से हमारा कौन सा शब्द बना है? वर्णाश्रम बना। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई। तो हम लोगों ना वर्ण का मतलब देखोगे तो वर्ण का मतलब क्या होता है? कोई जाति, कास्ट से रिलेटेड है। कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे नॉर्मली कितनी टाइप की जाति है, कितने टाइप वर्णों में डिवाइड करके रखा है? तो 4 वर्णों में डिवाइड करके रखा है कि 4 जातियां हमको देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई? अगर पहले की बात करो तो पहले क्या होता था? जन्म के आधार पे डिवाइड किया जाता था। मतलब बहुत पहले देखोगे तो कर्म के आधार पे किया जाता था, इंडस वैली के टाइम पे, या जो वैदिक सभ्यता जब जैसे शुरू हुई थी उसके टाइम पे। फिर जब हमारे वैद जटिल होते गए तो यही चीज कैसी हो गई? जन्म के आधार पर सिद्ध हो गई। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया? वर्णाश्रम का मतलब कि वर्ण का मतलब कि जाति, या बोल सकते हैं कोई कास्ट। और आश्रम को अगर मैंने तोड़ा तो आ प्लस श्रम।
ठीक है, श्रम मतलब कि काम करना, कोई इंसान काम कर रहा है, अगर उसके किसी भी चीज के आगे अगर आ लग जाता है और यहाँ पे अगर मैंने आ इस्तेमाल कर दिया तो श्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। कोई श्रम कर रहा है तो अब कोई श्रम नहीं कर रहा। ठीक है, और नवजात शिशु की बात करें, जब कोई जन्म लेता है तो कोई भी श्रम नहीं करता। ठीक है, और उसी टाइम पे क्या करते हैं लोग बाग, उसका वर्ण का चिंतन कर देते, तो वहीं से हमारा शब्द कौन सा बना है, वर्ण आश्रम निकला है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। नेक्स्ट देखो, अब क्या बोला उन्होंने, द कास्ट सिस्टम इज बेसिस ऑफ द सोशल डिवीजन इन हिंदू रिलीजन। क्या बोला, वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। ये चीज हमने देखी है। ठीक है, जो समझाने वाली चीज होगी ना मैं वहीं पे समझाऊंगा, जो नॉर्मल स्टेटमेंट वाली है वो चीज आपको खुद ही देखनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये चीज हमको पता है, 4 वर्णों में डिवाइड करके रखा है। किसमें, वेदों की बोल सकते धार्मिक ग्रंथों में या वेदों में। पर अगर आप देखोगे तो हिंदू के अलावा हमारे जैन साहित्य में देखो या बोल सकते बौद्ध साहित्य में देखो तो उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर मैं मेगास्थनीज की बात करूं तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है और उस इंडिका में उसने कितने वर्ण में डिवाइड करके रखा है, 7 वर्णों में डिवाइड करके रखा है। तो वही चीज अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पर अगर हम हिंदू साहित्य के हिसाब से देखो तो कितने वर्ण सिस्टम है, 4 है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है कि जबकि बौद्ध धर्म में ग्रंथों के अनुसार समाज को 6 वर्णों में विभाजित किया गया है। ये चीज क्लियर हो गई। जो बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 वर्णों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, वर्णाश्रम का अर्थ है वर्ण आश्रम, अर्थात वह वर्ण जो कि किस पे आधारित रहता है, हमारा रंग पे और व्यक्तित्व पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा उस टाइम के समझने की कोशिश करो जो हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत में बोल सकते हो जो वर्ण था उसको जाति में कैसे कन्वर्ट किया गया, जब बच्चा जन्म लेता था तो उसके रंग के हिसाब से हम लोग क्या कर देते थे, उसको विभाजित कर देते, या व्यक्तित्व के हिसाब से उसको क्या कर देते थे, विभाजित कर देते थे। स्वभाव द्वारा अपने आप श्रम, जिसमें क्या होता है या बिना श्रम के बन जाए। ठीक है, ये चीज अभी मैंने समझाई कि अगर श्रम के आगे आ लग जाए तो कोई भी चीज क्या हो जाएगी, बिना श्रम की हो जाएगी। और इंसान जब जन्म लेता है तो वो कोई श्रम नहीं करता ना, और वही उसी टाइम पे उसका क्या हो जाता है, वर्ण का चुनाव हो जाता है। किसके आधार पे, रंग के आधार पे या व्यक्तित्व के आधार पे। अब पर ये चीज देखो कि हमारे आज के टाइम पे हम लोग जो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, रंग के आधार पे हम लोग वर्ण डिवाइड नहीं करते। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये चीज देख के रखिए, पर रंग के हिसाब से उस टाइम पे जो आर्यंस थे और नॉन आर्यंस थे उनको विभाजित किया जाता था। इसलिए हम लोग वो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। आर्यंस और नॉन आर्यंस वाली चीज को कैसे देखा था कि सांवले और वो गोरे हुआ करते थे, तो उसके आधार पर ये चीज समझाई गई है। ठीक है, तो बहुत से जो जाति है वो किसके आधार पर निर्मित की जाती थी, पहले रंग के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर, या बोल सकते व्यापार के आधार पर, जो बाद में बनाया गया था। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर देखोगे तो अगर चाणक्य की भी बात करोगे ना तो चाणक्य अगर बोलोगे तो बचपन से जैसे बोल सकते हैं कि सबकी फिजिक अलग होती है ना, तो मतलब वर्ण अलग होता है। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है तो देखने में अलग समझ में आ जाता है, कोई क्षत्रिय है तो अलग समझ में आ जाता है। तो वैसे ही हमारे चाणक्य का भी एक एग्जाम्पल है कि चाणक्य को बोल सकते हो कि वो एक तरीके से विभाजित कर लो, उनको अलग तरीके से, एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उनको अलग मुनि के नाम से बोला गया था, ब्राह्मण के नाम से बोला गया था। क्यों? क्योंकि बचपन से अगर चाणक्य को देखोगे तो उनका जो फेस था ना वो थोड़ा सा कठोर था, ब्राह्मण जैसा प्रतीत नहीं होता था। ठीक है, तो उनको एक नाम दिया गया था, मैं भूल गया उस नाम को। तो बेसिकली हमको क्या बता के रखा कि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, रंग के व्यवहार, रंग के आधार पे, व्यक्तित्व के आधार पे क्या कर देते थे, जाति का विभाजन कर देते थे। और वही चीज आगे जाके क्या बन गई, हमारी वर्ण आश्रम में हमको देखने को मिली। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर नेक्स्ट क्या बोला है हमारा, पढ़नी समाज के बारे में बता रहे थे। पढ़नी कालीन समाज की मूलभूत वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का उल्लेख उन्होंने कहां पर करा है, अष्टाध्यायी में किया है। ठीक है, अगर पढ़नी की बात करो तो पढ़नी की अपनी जो किताब है उस किताब का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में उन्होंने कितने वर्णों का उल्लेख किया है, 4 वर्णों का उल्लेख किया है। ठीक है, वैदिक सभा का वर्ण शब्द अभी भी व्यवहार में आता है, अदापि जाति यह नया शब्द भी प्रचलित हो चुका है। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम हमारा जो था वो किस टाइम पे फेमस था, वैदिक लैंग्वेज में हमको देखने को मिला, और आज के टाइम पे हम लोगों ने उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, जाति के नाम से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द पैनी व्याकरण, गोत्रास एंड चरन्स ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग सेपरेट, मतलब बोल सकते हैं कि कास्ट। क्या बता के रखा उन लोगों ने कि परिणी व्याकरण के अनुसार गोत्रों और चरण को भी प्रत्येक वो जातियां होने लगी थी। अब यहाँ पे देखो, मतलब
यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखते हैं, गोत्रों के बारे में देखते हैं। बोलते हैं ना कि हमारे में ये गोत्र है, हमारे में वो गोत्र है, ठीक है। एक गोत्र के लोगों में शादी नहीं होती, ये चीज होती है ना। बेसिकली अगर कुंडली मिलाई जाती है तो कुंडली मिलाने से पहले क्या देखते हैं, गोत्र कौन सा है, और गोत्रों को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। अब ये गोत्रों का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो गोत्र बोल सकते हैं। और हमारे जो चरण थे वो भी बाद में क्या आए थे, निकल के आए थे। अब इसको ध्यान से समझ लो ये दोनों चीजों को, अगर यहां समझ में आ गई तो बात दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम लोगों ने जे की जाति, फिर जाति के बाद उपजाति भी हम लोगों ने देखी कि उपजाति डिवाइड करके रखी है। फिर उपजातियों के अंदर भी हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ चरण देखने को मिलते हैं और कुछ क्या देखने को मिलते हैं, गोत्र देखने को मिलते हैं। अब गोत्र शब्द कहां से आया, गोत्र का क्या मतलब है, ये चीज समझ लो। अब यहीं पे समझ लो देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर आर्यंस की बात करो या उस टाइम की, अगर मैं बोल सकता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता के बीच की बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होता था, जब आर्यंस हमारे इधर आए तो आर्यंस एक तरीके से क्या थे, पशुपालन उनका मेन काम था, ठीक है, पेस्चराइज थे। तो वो लोग यहाँ पे आके क्या करते थे, अपनी गायों को पालते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और उनकी पवित्र बोल सकते हैं पशु कौन सी थी, गाय ही थी, ठीक है। वो ज्यादातर किसको लेके साथ में चलते थे, गाय को लेके चलते थे, ठीक है, इतना याद रखो। किसको लेके चलते थे, अपनी गायों को लेके चलते थे। तो ज्यादातर उनका जो पशुपालन किस पे निर्मित था, गाय पे निर्मित था। इसलिए आप देखोगे कि वैदिक सभ्यता के टाइम पे ज्यादातर शब्द गा से निकले हैं, ठीक है, गऊ से निकले। हमारी बहुत सी चीजें हम लोगों ने देखी, गा शब्द बोल सकते हैं बहुत ज्यादा प्रचलन में था उस टाइम पे, ठीक है। अब कोई भी इंसान है तो अगर मान के चलो कि कोई, मैं बोल सकता कि कोई है, उसके बेटे, उसके 10 बेटे हैं, या बोल सकते 4 बेटे हैं। अब वो 4 बेटों में जब भी अपनी गायों को मतलब डिवाइड करता था तो क्या होगा, 10 गाय या चारों में डिवाइड, मतलब 12 मान के चलो, तो सब में 3-3 गाय आ जाएंगी। अब बेसिकली क्या करता है, कोई भी इंसान जब किसी भी गाय को किसी एक एरिया में बांधता है ना, उस चीज को क्या बोल दिया जाता है, गोत्र बोल दिया जाता था, ठीक है। गाय है, गायों को बांधना भी पड़ेगा, तो जिस स्थान पे उनको बांधा जाता था ना, उसको क्या बोलते थे, गोत्र बोलते थे, ठीक है। तो एक परिवार का इंसान एक ही जगह पे क्या करता था, अपनी गायों को बांधता था, जिससे पता चल जाता था बेसिकली। अब वही चीजें क्या होगी, अगर कोई पिता है और पिता के क्या है, मान के चलो 4 बेटे हैं, तो चारों बेटे क्या करेंगे, अपनी गायों को कहां पर बांधेंगे, यहां पे बांधते थे। तो उस वाले एरिया को क्या बोल दिया जाता था, गोत्र बोल दिया जाता था, ठीक है। अब वहीं पे अगर बेसिकली बात आती है, 4 बच्चे थे, अब 4 बच्चों का मन नहीं है कि वहीं पे रहना है, अब वो तो पेस्चरलिस्ट है, पशुपालन उनका काम है, तो क्या है, चरवाहे तो आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो अगर मान के चलो कुछ लोग यहाँ पे थे, इस लाइन में यहाँ पे रुके हुए थे, कुछ लोगों का मन है कि यहाँ पे जाके हम लोग ये सिंधु घाटी इस तरफ जाते, मेसोपोटामिया की तरफ जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग, एक उसने बोला कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं रह रहा, मैं हरियाणा और पंजाब की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, अलग अलग विभाजन हो गया दोनों के बीच में। अब ये लोग इधर चले गए, ये लोग इधर चले गए, तो अब कैसे पता चला लगेगा कि ये एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, कि भैया ही है। मान के चलो इनके बच्चे हो जाते हैं, इनके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तो पता कैसे चलेगा कि ये भाई भाई बहन है। तो उस टाइम पे उन लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि हम लोग एक अपना नाम सिद्ध कर देते हैं या अपना गोत्र डिसाइड कर लेते हैं। तो जब भी कोई इंसान अपनी एक एरिया को जहां पे गाय को बांधता था, उसको क्या नाम देता था, एक गोत्र के नाम से नाम दे देता था, ठीक है, उसको गोत्र बोलते हैं। गोत्र में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी खादी बाल ले लो या कुछ भी ले लो, एक तरीके का क्या हो गया, गोत्र हो गया। तो कोई भी अगर पुत्र, उसका मतलब पिता का पुत्र जब इधर हरियाणा की तरफ जाना शुरू करेगा तो अपना गोत्र लेके जाएगा। वैसे अगर मेसोपोटामिया की तरफ जाएगा तो वो क्या लेना शुरू करेगा, अपना गोत्र इस्तेमाल करेगा। तो जब उनके बच्चे होंगे या उनके बच्चे के बच्चे होंगे तो किस गोत्र से जाने जाएंगे। और कभी मान के चलो कि वो एक साथ में मिलते हैं, या मान के चलो कहीं गलती से उनकी शादी की बात निकलती है, तो उनसे उनको किसका पता चल जाएगा, उनके गोत्र का पता चल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। लगभग कुछ किताबों में यही इसी तरीके से हमको समझाया गया कि उस टाइम पे जो आर्यंस थे, आर्यंस बोल सकते हो कि अपनी गाय को बांधते थे, उस वाले एरिया को क्या बोला गया था, गोत्र बोला गया था, ठीक है। वो गोत्र उन लोगों ने क्यों डिसाइड करा था कि जरूरी नहीं, क्योंकि पशुपालन ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे ठहर के किया जाए। बहुत से लोग मतलब अगर 4 भाई है तो चारों अलग अलग डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। एक जगह पे तो बोल सकते हो कि अगर घास है तो 12 के 12 गायों को एक जगह पे तो चरा तो सकते नहीं है, तो वो विभाजन के रूप में अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जब उनको बोलने लगे कि हम लोग बताएंगे कैसे कि हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जो हमारे बच्चे होंगे वो भाई बहन ही है, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम एक गोत्र डिसाइड करते हैं, या बोल सकते हैं कि इस जगह को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं। और वही जगह को वो किसकी तरह यूज करते थे, गोत्र की तरह यूज करते थे। तो कभी अगर भविष्य में उनके बेटे होते हैं, बेटे के बेटे होते हैं, तो वो किस गोत्र होगा उनके पास में। वैसे ही अगर जो मेसोपोटामिया में कोई इंसान गया है तो उनका भी गोत्र होगा। तो बाद में जब बात होगी, अगर कोई शादी की बात होती है तो उस टाइम पे वो गोत्र मैच कर लिए जाएंगे।
और जब वो गोत्र मैच करेंगे तो उनको क्या पता चल जाएगा कि बेसिकली ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो गोत्र का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया? ठीक है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं गायों से निकल के आया, कि गायों को जहां पे बांधा जाता था उसको गोत्र बोला जाता था। ठीक है, फिर वहीं पे जब विभाजन होना स्टार्ट हुआ तो उसको वो गोत्र को इस्तेमाल करने लगे। कि अगर आज के टाइम पे भी देखोगे तो गोत्रों को हम लोग बोल सकते हैं, गोत्र तो चल ही रहे हैं साथ में, पर बहुत से लोग क्या करते हैं अपने गांव का नाम अपने मतलब नाम के साथ में जोड़ देते हैं। जैसे अहिल्याबाद भाई होलकर के बारे में पढ़ा होगा, तो होलकर जो है वो एक जगह मतलब कोई जाति नहीं है, होलकर एक महाराष्ट्र का गांव है, वो वहां पे रहती थी, तो उन्होंने उसी नाम को क्या करा, पुट फॉरवर्ड करा था। ये चीज क्लियर हो गई। होलकर का नाम सुना है, तो होलकर कोई जाति नहीं है बेसिकली। अभी के टाइम पे भी आप देखोगे तो बहुत से यादव है, यादव जाति है, उसके पीछे कोई अपना बोल सकते हो शहर का नाम लगा देते हैं। जैसे बरोदिया है, तो बरोदिया कोई जगह नहीं, मतलब बोल सकते जाति नहीं है, वो बोल सकते गांव का नाम है। तो हमको आज के टाइम पे देखने को मिलता है ना, बहुत से लोग अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, शहर का नाम लगा देते हैं या गांव का नाम लगा देते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। गोत्र हमको देखने को मिलते हैं। फिर वहीं पे अगर मैं चरण की बात करूं तो चरण किस तरीके से इसमें बताए के रखे हैं व्याकरण में। जैसे देखो, दो तरीके की जाति उन्होंने लोग मतलब जो हमारे बोल सकते हैं कि परिणी ने बताई थी। एक थी यौन, जो कि बोल सकते हैं कि जिनके साथ हमारा कैसा होता है, ब्लड रिलेशन रहता है, खून का रिश्ता रहता है। ठीक है, दूसरा होता है विद्या का रिलेशन, कि मतलब जिस गुरु से हम लोग विद्या ले रहे हैं ना, उसको भी हम लोग क्या करते थे, बहुत से पहले के लोग अपने गुरु को बहुत सब कुछ मानते थे। जैसे ऋषि कश्यप हुए, ऋषि विश्वामित्र हुए, तो उनके जो शिष्य होते थे, तो वो शिष्य क्या करते थे, अपने ही गुरु का गोत्र यूज कर लेते थे। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े मतलब ऋषि मुनि हुए हैं ना, तो वो ऋषि क्या करते थे, अपने गुरु को ही सब कुछ मान लेते थे, क्योंकि उनका आगे पीछे कोई नहीं था, सन्यासी अपने आप को धारण कर लेते थे। तो वो अपने पहले वाले गोत्र को छोड़ के कौन से गोत्र मतलब किसको इस्तेमाल करते थे, जो भी हमारे ऋषि मुनि का गोत्र होता था उसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और हम लोग को देखते हैं कि जो गुरु बोल सकते शिष्य और गुरु का रिलेशन कैसा है। हमेशा शिष्य गुरु के क्या होता है, चरणों के पास में होता है, कि चरणों में ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे शब्द कैसे निकल के आया, चरण निकल के आया। क्लियर हो गया ये दोनों चीजें, कि जात जो गोत्र है वो गोत्र का कॉन्सेप्ट कैसे आया। वैसे ही दो तरीके के उन्होंने रिलेशन बता के रखे, एक विद्या का रिलेशन, एक खून का रिलेशन। खून का रिलेशन जो नॉर्मली चल रहा है, विद्या का रिलेशन बेसिकली कि जिस इंसान के मतलब जिस गुरु से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, बाद में उन्हीं का गोत्र आप इस्तेमाल करो। ठीक है, तो जैसे विश्वामित्र हुए, कश्यप हुए, तो जिनके जो भी शिष्य हुए हैं, जिन शिष्यों को अपने गोत्र के बारे में पता नहीं है, तो उन्होंने किसका गोत्र ले लिया था, अपने गुरु का गोत्र ले लिया था। ठीक है, और उसी गोत्र को वो क्या करते थे, आगे चलाते थे। जो जो भी उनके शिष्य रहते थे सारे के सारे वो एक ही गोत्र को इस्तेमाल करते थे। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, कि चरण का समझ में आ गया, गोत्र समझ में आ गए। अब देखो, गोत्र का मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है, पर जो फैक्चुअल लगा ना मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। ठीक है, चरण का मतलब सेम ही रहेगा सब जगह। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला है, भाष्यकर की जाति की परिभाषा के अंतरिक्त गोत्रों और चरणों के भी गिनना है। द कमेंटेटर हैज आल्सो काउंटेड क्लेन्स एंड स्टेटस अंडर द फाउंडेशन अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो मतलब जब भी हमने कास्ट की बात की है, जाति की बात करी है, तो जो क्लेन है, गोत्र है, और जो चरण है, उनको हमेशा किस में काउंट करा है हम लोगों ने, जाति में। जैसे जाति, जाति के अंदर उपजाति, उपजाति के अंदर जो हमारे गोत्र है और बोल सकते चरण है वो इस्तेमाल होता थे। फिर इसके बाद क्या बोल के रखा है, द रूल्स ऑफ द इंक्वायरिंग अबाउट द कास्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द कर्तामर जयप्रंत सूत्र। हियर द वर्ड कास्ट मींस द गोत्र एंड द चरण। यहाँ पे ये देख लेना कि कौन कौन सी किताबों में गोत्र और चरण का मतलब देखने को मिला है। क्लियर है ये चीज। फिर देखो, ऑलमोस्ट एवरी कास्ट और सबकास्ट हैज अ ट्रेस ऑफ ओरिजिन। अगर प्रत्येक जाति या उपजाति के अपने मूल निकास की एक अनुसूची पाई जाती है, कि मतलब बताया गया है ना कि जाति है या उपजाति है तो वो कहां से निकली है, कहां से उनका ओरिजिन है, ये सब उसमें एक्सप्लेन करके रखा है। इफ द ओरिजिनल प्लेस नेम्स आर करेक्टेड देन इट इज पॉसिबल देन वी विल एबल टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल प्लेस ऑफ द गोत्रास with those names given in the अस्थिध्यायी। मतलब कि बेसिकली वही चीज बता के रखी कि जो गोत्र है वो गोत्र किससे रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है। अगर आपने पता पड़ गया कि आपका कौन सा गोत्र है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी थी जहां पे आप गाय वगैरह को बांधते थे, या जगह कौन सी थी। ठीक है, ओरिजिनल प्लेस आपको पता चल जाएगी। 17 लिस्ट ऑफ सच नेम प्लेस नेम्स हैज बीन स्टोर्ड इन द परिणी सूत्रस। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि उन्होंने क्या बता के रखी, 17 जगहों के बारे में परिणी ने अपने व्याकरण में बता के रखी। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, इन द पक्षध्यान हंसक इज अ नेम ऑफ अ प्लेसेस फ्रॉम वेयर द हंसक गोत्र ऑफ नंदियान हैज बीन इन्वॉल्व। ठीक है, तो हंसक की अगर बात करो तो यह हंसक क्या है, एक तरीके का गोत्र है, या मतलब बोल सकते हैं कि एक जगह है जहां पे बोल सकते हैं कि जो अपनी गायों को बांधते थे, तो उन्होंने बाद में उसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था।
During the Panini times, most of the society was organized on the basis of two types of relation, योनि संबंध and the विद्या संबंध. योनि संबंध मतलब कि जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, और विद्या संबंध मतलब कि जिस गुरु से आप क्या कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, विद्या ले रहे हो. They were forming their own caste or organization in the form of clans related to the sex and the clans related to the education. योनि संबंध गोत्रों के रूप में और विद्या संबंध चरणों के रूप में अपना अपना जातीय संगठन बना रखा था. ठीक है, तो मतलब बोल सकते हो ब्लड रिलेशन वाले जो गोत्र वाले लोग हैं वो अलग हो जाते थे. वैसे अगर चरण वाली बात करो तो जो विश्वामित्र के शिष्य होंगे वो दूसरा गोत्र यूज करेंगे, ऋषि कश्यप के जो बोल सकते हैं शिष्य होंगे वो अलग गोत्र यूज करेंगे. तो सबने अपना अपना क्या कर लिया था, गोत्र का या बोल सकते हो कि जाति का क्या कर लिया था, विभाजन कर लिया था. For this reason, both गोत्र एंड चरण were included in the definition of caste. इसलिए क्या करके रखा है, इसी कारण जाति की परिभाषा में गोत्र और चरण इन दोनों को भी सम्मिलित किया गया है. ठीक है, क्योंकि ये चीज अलग अलग नहीं है, जाति से अलग नहीं पढ़ा है हम लोगों ने गोत्र और किसको, हमारी बेसिकली चरण के बारे में. फिर इसके बाद ड्यू टू ब्लड रिलेशन एंड नॉलेज रिलेशन डिफरेंट स्टेज ऑफ स्मॉल गैंग्स वेयर बीइंग फॉर्म्ड. बता दिया यहाँ पे कि नॉर्मली क्या करते हैं, जाति के आधार पे और बोल सकते हैं जो खून के आधार पे और चरण के आधार पे उन लोगों ने क्या कर लिया था, अपना अपना अलग अलग जातियों को निर्माण कर लिया था. Panini has mentioned the son of Savitri. It is said to be the Mahabharata that there was 100 families of Savitri's son. मतलब कि वही चीज बता के रखिए, इसको एक बार पढ़ लेना. ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, हम लोगों ने मतलब समझ लिया यहाँ पे कि बेसिकली जो गोत्र है, गोत्र का क्या मतलब है, ठीक है, चरण का क्या मतलब है, वर्ण आश्रम का क्या मतलब है, ये सारी चीजें क्लियर हुई, इंट्रो समझ में आया. अब इसके बाद हम लोग बेसिकली वही चीज पे आ रहे हैं जो कि बोल सकते हैं वर्ण आश्रम है, जो 4 वर्ण के बारे में देख रखा है, तो इसको सिंपल से रीड करते चलते. अगर वर्ण आश्रम या वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो सबसे पहले क्या आते हैं, हमारे ब्राह्मण आते हैं. तो ब्राह्मण की बात करोगे तो धर्म संघाट बोल सकते हैं कि वो अपना वर्ण श्रम व्यवस्था पर आधारित था. हिंदू धर्म समस्त मानव समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है. ब्राह्मण को बुद्धिजीवी माना जाता है जो अपनी विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति द्वारा जनता और समाज का नेतृत्व और उसे सम्मार्ग पर चलने का आदेश देता है. ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है कि ब्राह्मण के बारे में बता दिया कि नॉर्मली ये क्या थे, हमारे हिंदू रिलीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है और जो ब्राह्मण है उनको उच्च श्रेणी में रखा है, सबसे ऊपर रखा गया. ठीक है, उनका काम क्या है, नॉलेज को शेयर करना, अपने जो ज्ञान है लोगों को शिक्षा देना, ज्ञान बताना, और बोल सकते हैं कि जो हमारे बोल सकते उनका नेतृत्व करना कि सही मार्ग पे कैसे चलना. ठीक है, फिर ब्राह्मण इज द हाईएस्ट कास्ट इन द सोशल सिस्टम ऑफ आर्यंस इन इंडिया, दैट इज वर्ण सिस्टम. अगर वर्ण सिस्टम की बात करो जो कि वेद में बता के रखा है, तो जो ब्राह्मण है उनको समाज में सबसे ऊपर की उपाधि दी गई है. फिर भारत में सामाजिक बदलाव के इतिहास में जब भारतीय समाज को हिंदू के रूप में संबोधित किया जाने लगा तो ब्राह्मण वर्ण जाति में ही परिवर्तित हो गया. क्या बोला उन्होंने, इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया व्हेन द इंडियन सोसाइटी स्टार्टिंग बीइंग एड्रेस्ड एज हिंदू देन ब्राह्मण्स वर्ण ऑल्सो चेंज इनटू अ कास्ट. तो जब हमारा बोल सकते हैं वर्ण सिस्टम जब आना स्टार्ट हुआ तो ब्राह्मण्स को भी एक तरीके से किस में काउंट कर लिया गया, कास्ट में कास्ट कर दिया गया. नेक्स्ट, ब्राह्मण कास्ट इज ऑल्सो अ कास्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी. ब्राह्मण इज ऑल्सो कॉल्ड विप्या, ध्वज, और फिर क्या है हमारा द्विजोत्तम और भुसुर. अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा, अगर मान के चलो कि इसके बारे में पूछ लिया गया ध्वज के बारे में कि ध्वज जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, ब्राह्मण से रिलेटेड है, शूद्रा से रिलेटेड है, क्षत्रिय से रिलेटेड है, या हमारे बोल सकते हैं वैश्य से रिलेटेड है. तो इस तरीके के ये नाम जो है इंपॉर्टेंट याद कर लेना. कौन कौन से हैं, विप्र, ठीक है, द्विज, फिर बोल सकते हैं द्विजोत्तम और भुसुर. ठीक है, इनको याद कर लेना कि ये जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, तो ब्राह्मण से रिलेटेड है. तो ब्राह्मण को उस टाइम पे ये भी बोला जाता था. ठीक है, ये एमपीपीएससी के ये फैक्चुअल हमारे जो नोट्स आ जाते हैं. फिर इसके बाद हमारे क्या है, क्षत्रिय है. तो क्षत्रिय क्या बोला है, क्षत्रिय इज वन हु कीप्स ऑर्डर इन द सोसाइटी थ्रू मस्कुलर पावर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बिकमिंग अनरूली. द ड्यूटी ऑफ द किंग इज टू प्रोटेक्ट द पीपल. बेसिकली बताया कि जो ब्राह्मण है उनका काम क्या है, शिक्षा देना, शिक्षा देने के साथ में ज्ञान देना और लोगों का नेतृत्व करना सही मार्ग में. वहीं पे अगर क्षत्रियों की बात आती है तो क्षत्रियों का काम क्या है, रक्षा करना. ठीक है, तो यही चीज इसमें बता के रखिए, क्षत्रिय वह है जो बहुबल द्वारा अपने समाज में व्यवस्था रखकर उन्हें उल्लंघन करने से रोकता है. राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है. तो राजा बेसिकली क्या होता है, क्षत्रिय होता है और उसका काम क्या होता है, प्रजा की
सेवा मतलब उसकी रक्षा करना. The one system is prevalent among the Indian Aryans from very early time, according to which they have a second position in the society. This has to be fight war between protect the people. बेसिकली समझ में आया कि यहाँ पे क्या बता के रखा है कि प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था मिली है जिसके अनुसार समाज में उनकी दूसरी स्थान प्राप्त होता है. पहले पे ब्राह्मण रखे जाते हैं तो दूसरे पे कौन आते हैं? क्षत्रिय आते हैं. अब यहाँ पे डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है. बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर हिंदू साहित्य की बात करोगे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण में विभाजित रहता है कि कोई बोलता है क्षत्रिय ऊपर आते हैं, कोई कहते हैं ब्राह्मण ऊपर आते हैं. अब दोनों के अलग अलग वो है. अगर जैन साहित्य की बात करो या ब्राह्मण वो बौद्ध साहित्य की बात करो, वो दोनों को ही नहीं मानते. वो कहते हैं कोई ऊपर नहीं आता. ठीक है, तो बेसिकली क्या बता के रखा है कि वो कोई जो क्षत्रिय है वो ये बोलते हैं कि अगर हम समाज की रक्षा कर रहे हैं, अगर हम लोग रक्षा नहीं करेंगे तो समाज ही नहीं बचेगा, तो हम ऊपर आने चाहिए. पर वहीं पे अगर ब्राह्मण की बात करोगे तो ब्राह्मण बोल के आ जाते हैं कि चलो ठीक है तुम युद्ध तो लड़ लोगे पर नेतृत्व कौन करेगा, रणनीति कौन बनाएगा, उसके बारे में बताएगा कौन. अगर हम ही ज्ञान नहीं देंगे तो लड़ोगे कैसे. तो ये डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है. बहुत से हिंदू कास्ट बोल सकते, तो वेद में हमको ब्राह्मण में बता के रखा है, बहुत से जो क्षत्रिय हमको ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिनपे स्पेसिफिक है, तो क्षत्रियो को ऊपर रखा है. तो ठीक है, डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है. According to the Brahman text, Kshatriya are counting after the Brahman, but according to the Buddhist text, among the four varnas, Kshatriya has been higher than the Brahman. That is, they are the highest position in the society. वही चीज उन्होंने बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार क्षत्रियों की गणना ब्राह्मणों के बाद की जाती थी, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों में क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊंचा अर्थात समाज में परिवर्तित स्थान पर प्राप्त हुआ है. ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करो, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो गौतम बुद्ध देखो या इसके बाद हमारे महावीर स्वामी देखो, तो वो दोनों किसको बिलोंग करते थे? क्षत्रियों को बिलोंग करते थे. तो ज्यादातर बौद्ध साहित्य में किसको ऊपर बताया गया है? क्षत्रियों को ऊपर बता के रखा है. फिर बोथ गौतम बुद्ध एंड द महावीर वर द क्षत्रियास एंड दे गिवन स्ट्रेंथ टू द एस्टेब्लिश दैट ऑन द वन हैंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक्सप्रेस द opposition of the Kshatriyas towards the claim of superiority of the Brahmins in the society. On the other hand, for a separate philosophy of life, they also give expression to their aspiration. मतलब कि बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे. इसके इस स्थापना को बल मिलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जहां एक और समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे के प्रति क्षत्रियों के विरोध भाव को प्रकट करते हैं, दूसरी ओर प्रकट जीवन दर्शन के लिए उनकी आकांक्षा की भी अभिव्यक्ति की जाती है. मतलब कि वही चीज गौतम बुद्ध और उनको देखोगे तो बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय समाज की सेवा करते हैं ना, तो अगर समाज की सेवा कर रहे हैं तो वो ऊपर आएंगे. ठीक है, ब्राह्मण उनके नीचे आएंगे. तो वही चीज है कि डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, इसको अपने हिसाब से हम लोग देख सकते हैं एक बार. द प्लेस ऑफ द क्षत्रिय वॉज सर्टेनली considered second only to the Brahmins among the 4 varnas. पर अगर ज्यादातर हिंदू ग्रंथों की बात करोगे तो ब्राह्मण के बाद ही किसको रखा गया है? क्षत्रियों को रखा गया. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? वैश्य. तो वैश्य का काम क्या होता है? द वन हु मेक्स द सोसाइटी हैप्पी एंड द कंट्री प्रॉस्परस थ्रू द फार्मिंग, काउ रियरिंग एंड बिजनेस इज कॉल्ड Vaishya. Vaishya has a third place in the caste system of Hindu. People of this caste mainly did commercial business and the agriculture. अब वैश्यों की बात करें तो वैश्यों का काम क्या है? हमारे बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को सही करना. अगर वो नहीं होंगे तो हम लोगों को खाना पीना सब कुछ मिल पाएगा क्या? तो व्यापार करने का काम किसका है? वैश्यों का है. तो क्या बता के रखा है? खेती, गौ पालन, व्यापार के द्वारा जो समाज की सुखी और देश की समृद्ध बनाता है उसे क्या कहा जाता है? वैश्य कहा जाता है. वैश्य का हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान है. अगर हिंदुओं की बात करो तो वैश्य कौन से नंबर पे आते हैं? तीसरे नंबर पे. इस वर्णों में लोग प्रमुखता क्या किस पे? व्यवसाय और कृषि करते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर पे रिलेटेड रहते हैं या तो किसके ऊपर रहते हैं? व्यापार पे रिलेटेड रहते हैं. ठीक है, फिर वैश्य इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ वर्णाश्रम अंडर द कास्ट ऑफ सिस्टम ऑफ हिंदूज. दिस क्लास मेनली इंक्लूड्स द फार्मर्स, कैटल रेयरर एंड द बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ द इंडियन सोसाइटी. अगर इसकी बात करो तो इनका काम क्या है? व्यापार करना. ठीक है, अर्थव्यवस्था को सुधारना और बेसिकली क्या करना? जो खेती वगैरह है वो करना, जिससे क्या हो? लोगों को क्या मिल सके? खाना, रहने के लिए व्यवस्था. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करोगे तो कौन सा वर्ण है? हमारा ये वर्ण है, क्योंकि इसके अलावा इसके बिना भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जो जिंदगी है वो जीने लायक है नहीं. क्योंकि अगर आपके पास खेती नहीं करेंगे तो आपके पास खाना आएगा क्या? खाना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स तो होगी ना. तो इसको भी इंपॉर्टेंट पिलर बनाया गया है. ठीक है, हिंदुओं की जाति व्यवस्था में अंतर्गत वैश्य
वर्णाश्रम को तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वर्ण मुख्य रूप से भारतीय समाज के किसान, पशुपालन और व्यापारी समुदाय में शामिल है। ठीक है, वे नेक्स्ट की बात करें तो वैश्य शब्द में वैदिक वैश्य से निकला है। अर्थ की दृष्टि में वैश्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका मूल अर्थ है वसना होता है। ठीक है, अब बसना मतलब कि अगर किसी इंसान को अगर व्यापार करना है तो उसको एक जगह पे बसना पड़ेगा ना, वही चीज उसको काम करनी है तो एक जगह पे रहना पड़ेगा। तो उस चीज को जो वैश्य है वो कहां से निकला है, एक संस्कृत वर्ड वसना से निकला। क्लियर हो गया, ये नॉर्मल सी ये आप बोल सकते हो। फिर उन्होंने क्या बताया, मनु ने मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों को उत्पत्ति ब्रह्मा के उद्धार योनि पेट से हुई है, जबकि कुछ अन्य विचारों के अनुसार ब्रह्मा जी से पैदा होने वाले ब्राह्मण, विष्णु से पैदा होने वाले वैश्य, शंकर से पैदा होने वाले क्षत्रिय कहलाते हैं। इसलिए आज भी ब्राह्मण अपनी माता सरस्वती, वैश्य लक्ष्मी और क्षत्रिय माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। देखो बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि वेदों के हिसाब से कि बोल सकते हैं ब्रह्मा जी के जो मुंह है उससे किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण की हुई है। ठीक है, भुजाओं से किसकी हुई है, क्षत्रिय की। जांग या थाई से किसकी हुई है, और पैरों से किसकी हुई है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। पर बेसिकली अगर बाकी की थ्योरीज को देखने की कोशिश करो तो बेसिकली क्या बता के रखा है, जो ब्राह्मण है उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ब्रह्मा जी से हुई है। ठीक है, इसलिए वो किसको पूछते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। वैसे अगर क्षत्रियों की बात करो तो क्षत्रियों की बोल सकते हो कि उत्पत्ति किससे हुई है, शिव भगवान से हुई है। इसलिए वो किसकी पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है, अगर वैश्यों की बात करो तो वैश्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है, विष्णु भगवान से हुई है। इसलिए वो किसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, तो अलग अलग थ्योरीज हमको देखने को मिल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, फिर हमारा क्या आता है यहाँ पे, शूद्र। अब यहाँ पे इसको समझ लो, बाकी तीन तो सिंपल से थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अब शूद्रों से अगर आपको समझ में आता है तो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में क्या आता है, सेवा। ठीक है, यही चीज बता के रखी है कि बोल अगर धर्म ग्रंथों के हिसाब से दिखाओगे तो शूद्र का काम क्या है, बाकी के तीन वर्णों की सेवा करना। ये चीज बता के रखी, सेवा करना मतलब हाथ पैर दबाना क्या, नौकरी करना मतलब बेसिकली उनके काम करना क्या, ऐसा नहीं, उनके हाथ में काम बटाना। बेसिकली अगर वैश्य तो खेती कर रहे हैं तो खेती अकेले थोड़ी ना कर सकते, उनकी मदद करने के लिए कौन होंगे, शूद्राज होंगे। ये चीज क्लियर हो गई, तो वैसे काम करना बेसिकली उसको गलत मीन्स में लेके गया, तो सेवा करना बेसिकली कि उनकी काम में मदद करना। ठीक है, अगर आप लोग बेसिकली अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आप क्या बनोगे, सिविल सर्वेंट ही बनोगे। तो वो भी तो एक बोल सकते हो नौकरशाही एक तरीके से इस्तेमाल है। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मतलब बेसिकली लोगों के हर काम करने बैठोगे। नौकरशाह मतलब कि सिविल सर्वेंट हो, वहां पर भी एक तरीके से सेवा का इस्तेमाल होगा। लोक सेवा अध्ययन तो बोल सकते हैं कि वो सेवा जो शब्द है वो यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल की गई है शूद्रास की, कि बाकी के तीन वर्ण जो भी है उनको क्या करना, सेवा करना। और सेवा करना से वो मतलब नहीं कि नॉर्मली उनके हाथ पैर दबाना, बेसिकली उसका क्या मतलब है, उनकी मदद करना। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को अगर ग्रंथ लेके जाने तो ग्रंथ को उठाने में कौन मदद करेगा, शूद्रा मदद करेगा। अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर बेसिकली अगर अपने बोल सकते हैं कि हथियार वगैरह सही करना चाहते हैं या हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं तो कौन मदद करेगा, शूद्रास करेंगे। अगर खेती की बात आई या व्यापार की बात आई तो अगर कोई इंसान को अगर व्यापार करना है तो चीजों की जरूरत पड़ेगी, उस चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसफर करेगा, कौन लेके जाएगा, तो शूद्रास करेंगे। तो शूद्रास से हम लोग किस शब्द का समझ में आता है, सेवा का मतलब समझ में आता है। सेवा का मतलब वो वाला सेवा नहीं है कि कुछ भी काम करो। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने, शूद्रा इज द फोर्थ वर्णा और कास्ट इन द इंडियन सोशल सिस्टम। इन वायु पुराण, वेदांत सूत्रा और शंकरा भाष्य ऑफ छंदोग्य एंड वेदांता सूत्रा द वर्ड शूद्रा आर डराइव्ड फ्रॉम द मैटर शूद और दुरु। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना कि शूद्र भारतीय समाज व्यवस्था में कौन से वर्ण पे आते हैं, चौथे हमारा वो फोर्थ वर्ण पे आते हैं। वायु पुराण, वेदांत और छंदोग्रह और वेदांत सूत्र के शंकर भाष्य में शूचु और ध्रुव धातुओं से शूद्र शब्द का मान हुआ है। ठीक है, ये चीज कर लेना एक बार। वायु पुराण का कथन है कि शोक करके विदित होने वाले परिचित व्यक्ति शूद्र है, मतलब द वायु पुराण स्टेट दैट द पीपल अराउंड हु आर मूव्ड बाय मॉर्निंग आर शूद्रास। तो एक बार इसको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर इसकी बात करूं कि भविष्य पुराण में स्तुति में द्रुति अविष्टिकांड बोल सकते हैं प्राप्त करने वाले शूद्र कहलाते। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस एक तरीके से देके रखी। इन लॉन्ग बॉडी द वर्ड शूद्रा आर एडेड टू द वर्ड, किससे रिलेट करके रखा है उन्होंने, खूदाचार से रिलेट करके रखा है। होमचार के द्वारा अलिलिक कूद्रों को शूद्र शब्द
जोड़ने वाले प्रत्यक्त हुआ है, उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य है। ठीक है, बेसिकली क्या बता के रखा है, सेवा करना किसका काम है, शूद्र का काम है। तो बाकी के जो 3 वर्ण होंगे उनका काम को मतलब उनकी मदद कौन करेगा, शूद्र करेंगे। फिर each word has some same important as the other 3 varna. If their varna is not there, then the life system of the remaining 3 varna will fall apart, and this system was for the balance of the society. कि मतलब अगर तीनों वर्ण की बात करें तो तीनों वर्ण अपनी जगह जरूरी है, पर वहीं पे अगर मैं शूद्रास की बात करूं, अगर शूद्र को मैं हटा दूं, अगर शूद्र काम पर नहीं आए तो ये तीनों वर्ण आपस में काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अगर नॉर्मली हम लोग एग्जांपल देखो तो बाहर में अगर मान के चलो कि गंदगी है, तो गंदगी उठाने के लिए जो भैया आते हैं, स्वीपर आते हैं, अगर वो मान के चलो कि 1 हफ्ते नहीं आए, तो हमारे अदर के आसपास की जो गंदगी है वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अगर वही नहीं रहेंगे तो हमारी जो लाइफ सिस्टम है, जो जीवन जीने का तरीका है, वही बिगड़ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो चारों वर्ण अपनी जगह जरूरी है, पर ये वाला वर्ण भी जरूरी है, क्योंकि इसी वर्ण के कारण बाकी के 3 वर्ण क्या कर रहे हैं, आपस में काम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये समझने वाली चीज है। फिर वेस्टर्न फिलोसोफर प्लेटो हैज आल्सो सेड दैट देयर इज अ नेसेसरी डिवाइड द सोसाइटी इनटू 4 वर्ण। किसकी बात करें, अगर हम दार्शनिक प्लूटो की बात करें, प्लाटो के बारे में देखा तो प्लूटो ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का निर्णय बताया। ठीक है, प्लाटो की बात कर लिया तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ वन सिस्टम वाज क्रिएटेड इन अदर रिलीजन आल्सो, एवरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड डीड्स। तो अगर बात करोगे अन्य धर्मों में भी इसी प्रकार के वर्ण व्यवस्था की गई है। ठीक है, हमने देखी थी, पर प्रत्येक व्यवस्था गुणों और कर्मों के आधार पर थी। ये मैं बोल सकता हूँ कि गुणों और आधार पर ही थी, पर बाद में ये किससे निर्धारित होने लगी, जन्म से निर्धारित होने लगी। क्योंकि हमने देखा है ना, बेसिकली क्या होता रह गया है कि जब बोल सकते ऋग वैदिक काल का पीरियड आया था, वैदिक सभ्यता जब हमारी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे ये चीजें किसके आधार पर चल रही थी, कर्मों के आधार पर चल रही थी। पर जैसे ही उत्तर वैदिक काल आना स्टार्ट हुआ, जो हमारा बोल सकते कि ऋग वैदिक जब खत्म हुआ और लेटर वैदिक स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो समिति थी वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और समिति अगर खत्म होगी तो जो राज्य उससे गणतंत्र खत्म हो जाएगा, और अगर गणतंत्र खत्म हो गया तो ये चीज कैसे चलने लगी, अब जन्मों के आधार पर चलने लगी। अगर राजा है तो राजा के बाद कौन राजा बनेगा, उसका बेटा बनेगा। ठीक है, तो यही चीज जैसे क्षत्रियों में और वंश के हिसाब से चलने लगी, वैसे ही वर्णों में भी हमको क्या बोल सकते हैं, जन्मों का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। ठीक है, जैसे समितियां और सभा धीरे धीरे खत्म होती गई, जैसे गणतंत्र हमारे राज्यों से खत्म होता गया, तो ये सारी की सारी जो वर्ण सिस्टम है वो भी किसके आधार पे होने लगे, जन्मों के आधार पे सिद्ध होने लगे। ठीक है, क्योंकि राजा का बेटा अगर राजा बन रहा है तो बेसिकली यही होता था, ब्राह्मण का बेटा भी क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा भी क्या करेगा, वैश्य बनेगा, और शूद्रों का बेटा भी क्या करेगा, वही काम करेगा जो उनके पिता कर रहे थे। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या बताया, द वर्ड शूद्रा इज फॉरेन इन this type of caste system was created in other religion also, every system has based on the qualities and indeeds। मतलब गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर निर्धारित की गई है, किसमें, बाकी के ग्रंथों में, या बाकी के बोल सकते हैं कि हमारे धर्मों में। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि जन्म और गुण इन दोनों के घालमेल से ही वर्ण व्यवस्था की चूने मतलब हिल सकती है। डॉक्टर राधाकृष्ण सेज द फाउंडेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम हैज बीन सेकंड्स ड्यू टू द मिक्स ऑफ बर्थ एंड क्वालिटीज। मतलब कि बोल सकते हो जन्म के आधार पर और गुणों के आधार पर अगर आप चीजों को मिक्स करोगे तो ये हमारी जो जड़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, जो वर्ण सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है वही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। The word Shudra is a foreign in origin and probably the original name of the defending non-Aryan caste। मतलब कि बेसिकली क्या बता के रखा है कुछ कॉन्सेप्ट ने कि आर्यंस और नॉन आर्यंस को कैसे अलग करते हैं। जो नॉन आर्यंस लोग रहते हैं उनको किस कैटेगरी में बता के रखा है, शूद्रों की कैटेगरी में बता के रखा है कि, और जो आर्यंस लोग हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और किसकी में आते हैं, वैश्यों में आते हैं। According to the scriptures, every person is born as a Shudra and through efforts development reaches another one's states। In fact all characters are established in each। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अब यहाँ पे समझो। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति क्या है, जन्म से शूद्र पैदा होता है। ठीक है, जन्म से कैसा पैदा होता है, शूद्र पैदा होता है, और विकास और अन्य वर्णों की व्यवस्था में पहुंचता है। बेसिकली अगर मैंने बताया था कि अभी किसका इस्तेमाल करा था हमने, आश्रम का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो कोई इंसान क्या कर रहा है, जन्म लेते से ही क्या कर रहा है, कोई श्रम कर रहा है क्या। अगर मैं किसकी बात करूं, ब्राह्मण की बात करूं, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं। तो कोई भी इंसान जन्म से ही मंत्र पढ़ने लगता है क्या। क्षत्रियों की बात करूं तो जन्म से ही वो लड़ना स्टार्ट कर देता है क्या। वैश्यों की बात करूं तो वैश्यों से बचपन से ही वो व्यापार करना शुरू कर देता है क्या। तो अगर हम लोग देखें तो
बचपन मतलब जन्म से सब लोग कैसे पैदा होते हैं, शूद्र पैदा होते हैं, कि कोई काम नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, तो वही चीज बता के रखिए कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से कैसा पैदा होता है, शूद्र पैदा होता है। ठीक है, और फिर उसके जो कर्म है, उसके जो गुण है, वो आगे जाके क्या बनाते हैं, उसका वर्ण सिस्टम को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वही चीज देखने को मिली हम लोगों को कि पहले की चीजों में देखोगे तो वर्ण किसके आधार पर निर्मित होता था, हमारे गुणों के आधार पे, हमारी बोल सकते हैं व्यवहार के आधार पे, और बोल सकते हैं हमारे कर्मों के आधार पर। ठीक है, ये चीज याद रखना। बाद में ये चीज जब कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हुई, जब वेद जटिल होते गए, तो ये चीज को किसने ढक लिया, कर्मों को जन्म से ढक दिया गया कि अब कोई इंसान कर्म से वर्ण का डिसाइड नहीं करेगा, जन्म से डिसाइड होगा। उसका बेटा, अगर राजा का बेटा राजा बन रहा है, तो ब्राह्मण का बेटा भी क्या बनेगा, ब्राह्मण ही बटे। ठीक है, ये चीज देख लेना एक बार। फिर इसके बाद हमको कौन सा वर्ण देखने को मिलता है, मिश्र वर्ण देखने को मिलता है। अब ये मिश्र वर्ण क्या है, बेसिकली जब दो वर्ण आपस में मिक्स हो जाते हैं। कैसे, बेसिकली आज के टाइम पे क्या ज्यादा फेमस है, जो लव मैरिजेज होती हैं, जब जब जो प्रेम विवाह होते हैं, बेसिकली उसमें क्या चीजें हमको देखने को मिलती है, दो वर्ण के लोग क्या करेंगे, आपस में मिल जाते हैं, और बेसिकली जब उनसे बोल सकते हैं कि कोई पुत्र प्राप्ति होती है, कोई बेटा होता है, तो वो किस वर्ग का आएगा, वर्ण का आएगा, मिश्र वर्ण का आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो यही चीज को उन्होंने बताया कि परिणी के समय में अनुलोम विलोम शब्द प्रचलित हो चुका था। अनुलोम विलोम मतलब कि बेसिकली कभी उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी कर लेगा, या कोई निम्न जाति का लड़का उच्च वर्ग की लड़की से शादी कर लेगा, तो उसको किस शब्द से बताया गया है, अनुलोम विलोम से। ठीक है, मिश्रित वर्गों में बोल सकते हो विकल्प अष्टांग नाम बनाया है। बोल सकते कि अगर इसकी बात करो, मिश्र वर्ण की बात करो या वर्ण शंकर की बात करो, तो ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, मिश्र वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वर्ण शंकर के नाम से भी जाना जाता है। कि स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण पिता और वैश्य माता की संतान अष्टाम कहलाती है, या अष्टाम बोल सकते हैं कि आयत एक गण का नाम है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पानी द वर्ड अनुलोम विलोम हैज बीन बिकम पॉपुलर, द नेम अम्बस्ट अल्टरनेटिव अपीयर्स इन द मिक्स्ड लेटर। मतलब बेसिकली इसको एक बार रीड कर लेना, समझ में आया बेसिक वो चीज है हमको कि मिश्र वर्ण का बोल सकते हो या शंकर वर्ण बोल सकते, वर्ण शंकर जो है वो एक ही शब्द है हमारा। फिर इसके बाद क्या बताया, द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम, द इनिशियल फॉर्म ऑफ वर्ण सिस्टम इज ऋग्वेदा एरा आर सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कि वर्ण व्यवस्था की अगर जब स्टार्टिंग की बात करूं, जब स्टार्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या चीज थी कि ऋग्वेदा के टाइम पे देखोगे तो जो हमारे इनिशियल वर्ण सिस्टम था, या जो शुरुआती वर्ण वो प्रारंभिक रूप से कैसा था, सरल था और लचिक था। कि बेसिकली कैसी थी, जो चीजें थी वो उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स नहीं थी, सिंपल चल रही थी। कि वर्ण सिस्टम है तो कोई अगर कर्म कर रहा है तो उसके हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, वर्ण डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, इन दिस एरा कास्ट सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ वर्क आर बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अगर बेसिकली बात करें, इस युग में वर्ण व्यवस्था करना और कार्य विभाजन अपने आधारित थी, ना कि जन्म के आधार पे थी। जो भी इंसान काम करेगा उसके हिसाब से उसको का वर्ण डिसाइड हो जाएगा, जन्म के आधार पे नहीं होगा। इन हिज प्लेस अ पर्सन कुड बी अ ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। अब देखो पहले की बात करो तो अगर आज से 2000-3000 साल पहले ऋग्वेद जो लिखा गया था, उस ऋग्वेद में भी हमको ऐसे साक्ष्य देखने को मिले, या ऐसे ब्राह्मण ने ये चीज भी बता के रखी है कि मैं अगर इस मतलब इसको लिख रहा हूं तो मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरे जो पिता है वो बोल सकते हैं एक किसान है जो कि वैश्य का काम कर रहे हैं, और वहीं पे मेरी जो वो माता है वो और कुछ काम करती हैं, कि बोल सकते हैं कि घड़ा बनाती हैं, ये चीजें करती हैं। तो वो जन्म से कैसे मतलब वो कैसी वर्ण की है, हमारी शूद्र है। तो इसका भी हमको देखने को मिला है कि आज के टाइम पे जितनी चीजें हमने कॉम्प्लिकेट करके रखी हैं, वहीं 2500 से 3000 साल पहले ऋग्वेद के टाइम पे ये चीजें कितनी थी, सरल थी, और बोल सकते कि बहुत ज्यादा मतलब जटिल भी नहीं थी, कि बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल थी, कि इंसान अपने हिसाब से क्या कर सकता था, वर्ण को डिसाइड कर सकता था। पर बाद में ये चीज इतनी कठिन होती गई कि जन्म के आधार पे आप लोगों ने वो चीजें, वर्ण को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और वो चीज कितनी होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई। ठीक है, तो आज से अगर 2500-3000 साल पहले देखोगे तो ऋग्वेद में ये चीज हमको आगे देखने को मिलेगी कि बहुत से ब्राह्मण हैं जिनके पिता बोल सकते वैश्य थे और जिनकी माता शूद्र थी, तो भी वो आगे जाके क्या बने, ब्राह्मण बने, और उन्होंने क्या करा, पढ़ना, ये पढ़ के उन शास्त्रों को लिखा है। ठीक है, तो जितनी चीजें आज से 2500-3000 साल पहले जितनी बोल सकते सरल थी, उसी चीज को हम लोगों ने आगे जाते जाते क्या बना दिया, उसको कठिन बना दिया, जटिल बना दिया। ये चीज क्लियर हो गई। फिर देखें तो वास्तविक अनुसार लोग अपना व्यवसाय भी बदल सकते थे, वर्णों की आपसी खान पान तथा व्यवहारिक संबंधों पर भी किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधी नहीं थी। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और लोग अपने हिसाब से खान पान कर सकते थे, और जो भी बोल सकते कि व्यवहारिक संबंध थे वो भी कैसे थे, सिंपल से थे। वहां पे members of the same family could do different profession and have no restriction on a particular
क्लास ऑफ पर्सन डूइंग अनदर पर्सन, की एक ही फैमिली के या एक ही परिवार के लोग क्या करते थे, अलग अलग व्यवसाय भी फॉलो करते थे। कोई हो सकता है ब्राह्मण का काम भी कर रहा है, कोई शास्त्र भी पढ़ रहा है, कोई हो सकता है कि रक्षा कर रहा है, बेसिकली हमारे मतलब सेना में भी है, और बोल सकते हैं कि कोई व्यापार भी कर रहा है। तो ये चीज हमको उस टाइम पे देखने को मिली है। तो इन ऋग्वेदा, अब ब्राह्मण, ये चीज पढ़ लो जाओ। ऋग्वेद में एक ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि मंत्र निर्वाण करता हूं, मेरे पिता और मेरी माता क्या करते हैं, पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में युग व्यवस्था कर्म प्रधान की जन्म जात नहीं था। मतलब कि उस टाइम पे जो बोल सकते वर्ण व्यवस्था थी वह कैसी थी, कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं थी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखने को मिला कि मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं शास्त्र लिख रहा हूं या मंत्र बोल रहा हूं, वहीं पे मेरे माता पिता क्या करते हैं, चक्की पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो इससे ये चीज हमको समझ में आती है। तो वैदिक एरा भी बात करूं तो कौन से वैदिक एरा की, या वैदिक बोल सके काल की बात कर रहा हूं तो ऋग्वेदिक की। ठीक है, पूर्ण वैदिक एरा या पूर्ण वैदिक काल की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पे चीजें क्या थी, सरल थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आना स्टार्ट हुआ, जब हमारा शुरुआत हुई, तो उस टाइम पे जो सभा समिति वाली चीजें थी वो कंप्लीटली क्या होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। गणतंत्र खत्म होता गया, और गणतंत्र खत्म होता गया तो ये सारी चीजें कैसी हो गई, जन्म के आधार पे निर्णय होने लगा इन सब चीजों का। ठीक है, अब लेटर वैदिक एरा की बात करो तो इन द लेटर वैदिक एरा, या बोल सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो क्या बोल के रखा, इन द लेटर वैदिक एरा द वर्ण सिस्टम बिकम मोर क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, इन दिस एरा द वर्ण सिस्टम हैज डेवलप्ड अ लॉट। तो उस टाइम पे क्या हो गया, जो हमारा उत्तर वैदिक युग में वर्ण की व्यवस्था अधिक स्पष्ट और दृढ़ हो गई। इस युग में वर्ण व्यवस्था काफी विकसित हो चुकी थी। हमने देखा था कि कोई इंसान अगर एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन पास होगी तो वो चीज कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी या सिंपल होती जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो वर्ण सिस्टम क्या होता गया, और कठिन होता गया। अब इन्होंने क्या बोला, अथर्ववेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक 4 वर्गों का उल्लेख है। इस युग में वर्णों के मध्य अंतर स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो वर्ण अगर अथर्ववेद की बात करोगे तो उन्होंने कितने मतलब डिवाइड करके रखा है, 4 क्लासेस में डिवाइड करके रखा है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देयर इज अ क्लियर मेंशन ऑफ डिफरेंट बिटवीन द क्लासेस इन द एरा। देखो ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा 4 वर्ण थे, अथर्ववेद में भी, क्योंकि बाद में जो वो वेदें लिखी गई थी तो वो तीनों थे हमने। तो अथर्ववेद की भी बात करो तो अथर्ववेद में भी चारों को डिफाइन करके रखा था। पर अथर्ववेद में क्या अंतर आ गया, अब चारों के काम का भी उसमें बता दिया कि अगर शूद्र है तो शूद्र इस तरीके का ही काम करेगा, वैश्य है तो वैश्य इसी तरीके का काम करेगा। पर ऋग्वेद में हमको ये चीज देखने को नहीं मिली थी। ऋग्वेद में बस 4 वर्णों के बारे में बता के रखा था, और ये चीज बोली थी कि जो इंसान जिस तरीके का कर्म करेगा उस हिसाब से उसको क्या उस वर्ण में बांट दिया जाएगा। पर अथर्ववेद में क्या हो गया, अब चीजों को स्पष्ट बता दिया गया कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्या करेगा, मंत्रों का ही उच्चारण करेगा, या जो ज्ञान देने का काम है वो किसका है, ब्राह्मणों का ही है। तो उनके काम को स्पष्ट किस में कर दिया गया, अथर्ववेद में स्पष्ट कर दिया गया। चारों का वर्णन भी किया और चारों को अलग अलग भी कर दिया। फिर क्या बता के रखा, arrangements was made for the brahmins to wear the sacrificial bleed of their suits and the kshatriya to wear their sacrificial bleed for the vaishya to wear their sacrificial bleed। मतलब अब चीजों को उन्होंने क्या बता दिया, निर्धारित कर दिया कि अगर कोई ब्राह्मण है तो जैसे बोला ना कि जैसे कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए मूछ रखना जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट था, तो उनको वर्ण के हिसाब से मतलब कि अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को अपना क्या करना है, सिर मुड़वा के रखना पड़ेगा, और वैश्य है तो इसे ऐसे ही चीजों को उन्होंने क्या कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया, जिससे दूर से ही कोई इंसान क्या कर सके, देखकर अपीयरेंस से ही समझ जाए कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है। ठीक है, फिर सिंपली द अग्निहोत्र वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ब्राह्मण्स इन स्प्रिंग सीजन, फॉर क्षत्रिय इन समर एंड फॉर द वैश्य इन विंटर। तो किसी प्रकार के ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु में, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म में, तथा वैश्यों के लिए शीत ऋतु में अग्निहोत्र की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के वो होत्र कराते थे वो लोग। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस वाज मेड क्लियर थ्रू अ डिस्क्रिमिनेशनरी इंस्ट्रक्शन। इस वेद पारक निर्देशों में भिन्न वर्गों को के अंतर को स्पष्ट कर दिया गया था। मतलब इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि ये इंसान ये काम कर सकता है, ये इंसान ये पहन सकता है, ये इंसान ऐसा कर सकता है। ठीक है, like the one system, the ashram system has also divided into the 4 levels, and the 4 levels are related to determining the deeds of the person on the basis of their age। अब यहाँ पे वो चीज कनेक्ट होगी जो मैंने आपको पहले बता दी थी। वर्ण व्यवस्था में ही समान हमारे आश्रम व्यवस्था को कितने क्षेत्रों में डिवाइड करके रखा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एंड 4
जो 4 स्तर व्यक्ति के आयु के आधार पर उसके कर्म को निर्धारित करने में संबंधित है। अब वो चीज बताई थी मैंने, कोई इंसान अगर मान के लगो 0 से 25 साल का है तो अब वो क्या करेगा, वेदों को ज्ञान करेगा, वेदों की मतलब जो भी वेद उसने पढ़े हैं वो ग्रहण करेगा। फिर इसके बाद 25 से 50 हमने देखा था कि गृहस्थ जीवन को जिएगा, ठीक है। 50 से 75 जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, वन में चला जाएगा, जो चीज है उसके मतलब वन ब्राश एक तरीके से ले लेगा। और 75 से जो 100 वाला एरिया है उसमें क्या करेगा, अपने ज्ञान को लोगों में बांटेगा। तो आयु के हिसाब से लोगों का क्या होने लगा, वर्ण चेंज होने लगा, ठीक है। पहले कोई स्टूडेंट था, ब्राह्मण एक तरीके से था, फिर इसके बाद वो गृहस्थ जीवन में चला गया, फिर इसके बाद आरण्यक में मतलब उसने वनप्रस्थ ले लिया, फिर वही के बाद वो क्या बन गया, सन्यासी बन गया। तो इससे क्या हो रहा है, चीजें क्या होती जा रही है, एज के हिसाब से चेंज होती जा रही है। तो जैसे हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा था वो 4 तरीके का था, वैसे ही आश्रम सिस्टम जो आश्रम व्यवस्था है वो भी कितने तरीके की है, 4 तरीके की, ठीक है। At every age state, a person has to discharge some responsibility, and after discharging these responsibility, he can attain salvation. क्या बता के रखा, प्रत्येक आयु के स्तर में व्यक्ति को कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, ठीक है। और इन निर्वहन दायित्वों का निर्वहन के पास उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे हम गौतम बुद्ध की भी बात करें या महावीर स्वामी की बात करें तो एक एज के बाद उन्होंने क्या करा था, अपने घर को छोड़ दिया था। घर को छोड़ने के बाद वो वन में चले गए थे, आत्म ध्यान या केवल्य प्राप्त किया था। उसके बाद वो क्या बन गए थे, सन्यासी। बनने के बाद लोगों को किसके बारे में बताया, उन्होंने टीचिंग्स के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। तो यही चीज हमको बता के रखिए। फिर इसमें बता के रखा, इट इज वेल नोन दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ एज देयर इज अ चेंज इन पर्सन्स एबिलिटी, इंटरेस्ट, फिर से एबिलिटी, आउटलुक एंड एटीट्यूड ईटीसी। क्या बता के रखा कि आयु के विकास के साथ साथ व्यक्ति की योग्यता, अभिरुचि, बोल सकते हैं दृष्टिकोण और मनोव्यक्ति आदि में बदलाव आता है। ये चीज हमको देखने को मिली, जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो एज के साथ साथ आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी, ठीक है, अभिरुचि बढ़ती जाएगी, दृष्टिकोण बदलता जाएगा और मनोव्यक्ति आपकी क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं। Therefore, in the Hindu social system, it seems appropriate to determine the responsibility given to a person on the basis of age. तो बहुत सी बार क्या बता के रखा है, अतः हिंदू सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को प्रदान किए जाने दायित्वों को उनकी आयु के आधार पर निर्मित करके उचित प्रतीत होता है, ठीक है। तो बेसिकली बताया कि बचपन मतलब 0 से 45, आप 0 से 25 तक जो आप हो तो आपका उत्तरदायित्व क्या है, शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। 25 से 50 आपको वापस आ गए तो अपने राज्य की मतलब बोल सकते रक्षा करना या बोल सकते अपना गृहस्थ जीवन जीना। फिर आप जब 50 साल के हो जाओगे तो बेसिकली आप जाओ इन सब चीजों की क्या करो, प्रैक्टिकल करो या जंगल में जाके एक तरीके से संन्यास ग्रहण करो। और फिर उसके बाद जो संन्यास में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को 75 से 100 में लोगों में बांटो, ठीक है। ये चीज बता चुका हूं मैं। In the Shanti Parva of Mahabharata, the great text of Hindu religion, it is said that the 4 ashram of life are the 4 stairs of personality development, climbing which is sequence of a person attain Brahma, ठीक है। तो हिंदू धर्म में महाग्रंथ महाभारत में शांति पर्व में बताया गया है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व विकास की 4 सीढ़ियां हैं, ठीक है। ये चारों चार मतलब जो हमने पढ़े हैं वो कैसे हैं, व्यक्तित्व विकास की 4 सीढ़ियां हैं जन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। कि जब इंसान क्या करेगा, ये चारों को 4 सीढ़ियां को मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा तो उसको किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इंसानों को बताया गया है कि अगर आप इन चारों सीढ़ी में से कोई एक भी अगर आप नहीं करते हो, जैसे कि आप पहले मतलब बोल सकते हो कि आपने मतलब आपने विद्या ग्रहण कर ली, आपने गृहस्थ जीवन जी लिया और आप अगर संन्यास ग्रहण नहीं कर रहे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इन चारों के चारों जो स्टेप्स हमको बताए गए उन चारों के चारों स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को लोगों में बांटना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान लेकर ही आप मतलब राज्य करते रहे, वो चीज नहीं है। आपने देखा होगा बड़े बड़े महाभारत के टाइम पे भी देखा होगा, जब पांडव ने अपना युद्ध खत्म कर लिया था तो वो वन मतलब अपने उसको संन्यास ग्रहण करने के लिए छोड़ के चले गए थे ना, तो किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो वो चीज भी किसमें बता के रखिए, महाभारत में बता के रखिए। Next, however, in the initial period, only the 3 ashram are mentioned. Description of the 3 ashram is छंदोग्य, उपनिषद एंड द मनुस्मृति। मतलब बेसिकली क्या करके रखा है, 4 आश्रम बताए थे मैंने, मतलब 4 आश्रमों के बारे में देखा हम लोगों ने। पहला कब स्टार्ट होता है, बेसिकली 0 से 25, ठीक है। और दूसरा 25 से 50, फिर 50 से
75 और 75 से, तो उन लोगों ने क्या करा, 3 आश्रम में डिवाइड करके रखा। पहले 2 तो वैसे के वैसे ही है, तीसरे में क्या करा उन लोगों ने, तीसरे और चौथे को ज्वाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने अगर बोल सकते हो कि ब्रह्मचर्य का निर्वहन करा, कि अगर वो ब्रह्म बोल सकते हैं कि वन में वनप्रस्थ कर देता है, तो साथ में सन्यासी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक ही आश्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, कि कोई अगर अगर अपना घर बार छोड़ के अगर वन में चला गया, तो वन में चला गया तो वो चीज वो 25 साल वो रहेगा, और जब वो 25 साल वहां रहेगा तो उसको क्या हो जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और वो आत्मज्ञान क्या करेगा, लोगों में बांटेगा। तो उसको बहुत से लोगों ने क्या करके रखा है, एक आश्रम में डिवाइड करके रखा है। जैसे मैंने 4 पढ़ाए थे ना, तो बहुत सी जगह पे छंदोग्य है, मनुष्य स्मृति में हमको कितने आश्रमों के बारे में देखने को मिलता है, 3 आश्रम। क्यों? क्योंकि जो वनप्रस्थ वाला है और जो आत्मज्ञान वाला जो फेस है उसको उन्होंने किस में कर दिया, एक ही में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, वनप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम exists in the mixed form. Later these has been divided into the 2 separate आश्रम। तो पहले की बात करें तो पहले जो वनप्रस्थ था और सन्यासी वाला जो आश्रम था उसको हम लोग एक ही फॉर्म में पढ़ते थे, पर बाद में क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कशन अबाउट द सिस्टम ऑफ 4 आश्रम was presented in the Javali Upanishad. However, we cannot completely clarify the period of creation of the ashram system. अब किसकी बात करी, सबसे पहले अगर जवाली उपनिषद में 4 आश्रम की व्यवस्था के बारे में चर्चा प्रस्तुत की गई है। हालांकि हम इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते कि आश्रम व्यवस्था की रचना का काल क्या रहा है, कि जो आश्रम व्यवस्था है वो हमारे पास कब से है, ये चीज का प्रमाण देखने को नहीं मिलता। पर ये चीज किस में बताई गई है, जवाली उपनिषद में हमको देखने को मिलती है। Only here this can be said that the ashram system was formed in the later Vedic period and its systematic form become clear in the Smritis period. कि बेसिकली क्या बता के रखा कि जहां केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आश्रम व्यवस्था का निर्माण कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हो गया होगा। और इसको स्पष्ट किस में बता के रखा था कि स्मृति काल में इसका मतलब सृष्टि रूप से स्पष्ट किया गया था। इसको डिस्क्राइब किस पीरियड में करा गया था, स्मृतियों में समझा के रखा था। इसलिए इसको किस मतलब अगर प्रॉपर नॉलेज हमको चाहिए तो स्मृति कालियों में देखना पड़ेगा, या स्मृति काल में देखना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई? Next, in the Hindu social system, the ashram system divides a person life into 4 parts in this way. जैसे हमने पढ़ा है, तो पहली चीज, व्यक्ति अपने आरंभिक जीवन में 25 साल में क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जिसको क्या बोलते हैं वो लोग, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। जिसके पश्चात वह अगले 25 साल क्या करता है, जो अपने गृहस्थ जीवन है, जो कि अपने आसपास में जो चीजें हो रही है, अपने मतलब राज्य में आएगा, आसपास में जो गृहस्थ जीवन को फॉलो करेगा, या अगर क्षत्रिय है तो अपने जो राज्य है उसकी सेवा करेगा, तो उसको उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात है आफ्टर दिस, जब उसके 50 साल पूरे हो जाएंगे तब वो क्या करेगा, इसके बाद वो कहां पे जाएगा, इन सांसारिक चीजों वस्तुओं को छोड़ के वो व्यक्ति अपने अगले 25 सालों को कहां पर, ईश्वर के ज्ञान को अर्जित करने में लगाएगा। ठीक है, इसको उन्होंने क्या बोला है, वनप्रस्थ बोला। फिर उसके अंतिम 25 साल में वो परमात्मा की खोज कर व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पे अनुसंधान करेगा। ठीक है, एंड दिस द लास्ट 25 years a person should search for the God and follow the path of salvation। कि बाकी के जो 25 साल है वो मोक्ष के लिए, मतलब कि अपने जो ज्ञान है वो लोगों को तक देगा, और लोगों को देने के बाद वो किसकी प्राप्ति की, भगवान की मतलब परमात्मा को खोजेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमको बता के रखी। तो वर्ण सिस्टम हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, वर्णों के बारे में हम लोगों ने देखा कि वर्णाश्रम है क्या, तो सबसे पहली चीज ये याद रखना। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाति के बारे में देखा, उपजाति हमको पता ही था। 2 मेन चीज क्या देखी हम लोगों ने, चरण और दूसरा गोत्र के बारे में। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, कौन कौन से बोल सकते वर्ण कौन कौन से थे उनके बारे में देखा, कि जो ब्राह्मण के बारे में देखा, क्षत्रिय के बारे में देखा, शूद्रों के बारे में देखा और वैश्यों के बारे में देखा। फिर वहीं से रिलेटेड हम लोगों ने क्या कहते हैं, 4 आश्रम सिस्टम के बारे में देखे, कि जो हमारे वेदों में बताए गए, या बोल सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड में जो डेवलप हुए थे, और उनको समझाया किसमें गया था, स्मृतियों में सही तरीके से समझाया गया था। कि 4 अगर कोई इंसान है, अगर 0 से मतलब 0 से अगर 100 साल तक जी रहा है, तो उन्हीं 25-25 साल के पार्ट्स को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। कि पहले इंसान का काम है ज्ञान लेना, फिर अपने गृहस्थ जीवन को निर्वाह करना, फिर उसके बाद 50 साल के बाद क्या करना, वनप्रस्थ करना, वन में जाकर अपने ज्ञान की प्राप्ति करना। और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो परमात्मा से उस बोल सकते हो, और मोक्ष के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना और अपने ज्ञान को लोगों तक बांटना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें देखी हमने, आश्रम सिस्टम में देखी। ये चीज क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचा है टॉपिक,
पुरुषार्थ, जो हम लोग कल के सेशन में खत्म करेंगे। समझ में आया ये चीज? थैंक यू।